वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग मूल विधि पढ़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आता है। मूल विधि सबसे पहले सबका डाउट होता है कि मूल विधि है क्या। तो मूल विधि एक बहुत बेसिक लॉ है जो कि हर एक दरोगा को पता होना चाहिए, मतलब हर एक सब इंस्पेक्टर को पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस राइट्स एंड मूल विधि प्रोटेक्ट्स देम। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं, तो मूल विधि है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि हम कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मूल विधि का ऑब्जेक्टिव क्या है? मूल विधि का ऑब्जेक्टिव है फॉर बेटर एंड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी, कि इससे हम एक अच्छी और एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बना सके। मूल विधि क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉज है, बहुत सारे लॉज का कलेक्शन है जो कि सारे बेसिक ही लॉ हैं, जैसे कि बेटी बचाओ और डाउरी दहेज प्रथा को लेकर, वुमेन्स की रिस्पेक्ट को लेकर, इन सब चीज़ों को लेके है जो कि सबको पता होना चाहिए। अगर आप दरोगा बनने जा रहे हैं तो आपको वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये मूल विधि का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बढ़ते हैं मूल विधि के पहले चैप्टर की तरफ, मतलब मूल विधि में सबसे पहली चीज क्या आती है। तो सबसे पहला है इसमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। मूल विधि के अंदर बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो कि एक्ट रिलेटेड टू वुमेन है, ये जो चैप्टर का यूनिट है ये इम्पॉर्टेंट एक्ट्स रिलेटेड टू वुमेन, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं यूपीएसआई के पेपर में। उसके अंदर एक चैप्टर है छोटा सा, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो सबसे पहली बात आती है कि 1961 क्यों बोला गया है इसको। तो 1961 इसलिए बोला गया है क्योंकि ये पास हुआ था 20 मई 1961 में, ये पास हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारी लोकसभा के द्वारा, और इम्पोज इससे करा गया था 1 जुलाई 1961 में। पर हमेशा जिस साल में ये पास होता है हम हमेशा वो ही लिखते हैं, ओके। तो इसलिए हम 1961 लिखते हैं। मतलब ये एक ऐसा एक्ट है जो मतलब पास होने के कुछ टाइम तुरंत तो कुछ महीनों में इम्पोज हो गया। अदरवाइज बहुत एक साल तो लग ही जाता है, पर ये तुरंत कुछ महीनों में ही इम्पोज हो गया। तो सबसे पहली बार 1959 में प्रेजेंट करा गया था लोकसभा में, पर इसको अप्रूवल नहीं मिला। फिर आर्टिकल 108 जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, उसके अंदर ये आता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसके अंदर 10 सेक्शन है। आर्टिकल 108 में, मतलब ये डाउरी प्रोहिबिशन है 1961 के अंदर 10 सेक्शन, ठीक है। और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास कब हुआ था? यही हुआ था पास 20 मई 1961 में, 20 मई 1961 में, और इम्पोज 1 जुलाई 1961 में। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और ये भी है कि जब ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास हुआ था तो उसमें प्रेसिडेंट कौन थे और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उसमें हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद सिंह, और हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, ओके। तो अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि इसके अंदर इतने 10 सेक्शन हैं, वो क्या क्या बताता है। सेक्शन 1 को धारा भी बोला जाता है। सेक्शन 1 में बोला गया है, इसमें ये बताता है उसका शॉर्ट टाइटल, मतलब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में शॉर्ट में बताता है। एक्सटेंड मतलब कहाँ से कहाँ तक ये ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, और कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट मतलब वही ये कब मतलब अप्रूव हुआ, कब ये इम्पोज हुआ, देख सकते हैं ये इम्पोज कब हुआ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इट डिफाइंस अ शॉर्ट टाइटल, हमें पता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड टू होल इंडिया, पूरे इंडिया में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, बस एक एक्सेप्शन है इसमें, जम्मू एंड कश्मीर। अदरवाइज पूरी ऑल ओवर इंडिया में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लागू है। कमेंसमेंट हुआ 1 जुलाई 1961, ये आपको याद रखना है। 1961 में ये इम्पोज हुआ था, 1961 सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड सेक्शन पे आते हैं धारा 2 पे, जो कि बताता है डाउरी की डेफिनेशन, दहेज की क्या डेफिनेशन है। एज एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू वन पार्टी टू अ मैरिज टू अदर पार्टी or their parents, guardians at the time of marriage or before or after the marriage as considered of the marriage। मतलब कि कोई भी जरूरत का सामान या कोई भी प्रॉपर्टी जब दी जाती है, गिवन और एग्रीड टू बी गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब देने के लिए रेडी हो जाता है लड़की पक्ष उसके घर वालों को, या फिर उसके पेरेंट्स, लड़के के पेरेंट्स को, या लड़के के गार्जियंस को,
या किसी की, जैसे आप बिचौलिया ऐसे होते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमने तो मांगा नहीं, बिचौलिया ने मांगा होगा, तो वो भी चीज गलत है कि बिचौलिया के द्वारा भी लड़के पक्ष नहीं ले सकते हैं दहेज एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम पे, या मैरिज से पहले, या मैरिज के बाद। ठीक है, ये कह सकता है कोई कि हमने तो शादी से पहले लिया तो ये कैसे दहेज माना गया, तो वो भी नहीं ले सकते। या शादी के बाद हमने लिया तो वो कैसे दहेज होगा, तो वो अगर शादी से पहले ले रहे हैं, शादी के बाद भी ले रहे हैं, तो भी वो दहेज के में ही गिना जाएगा। और वो पेरेंट्स के अलावा उसके गार्जियंस भी हो सकते हैं, बिचौलिया भी हो सकता है, कोई भी मिडिल पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। व्हाट थिंग्स आर डाउरी, क्या चीजें डाउरी होती हैं? एक तो मनी प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल विल बी डाउरी, मतलब जो मूवेबल हो और इमूवेबल हो, मतलब जैसे कि इमूवेबल में तो ऐसे से आपको कह दिया कि हम फ्लैट दे रहे हैं, लड़की वालों ने कह दिया हम जमीन दे रहे हैं आपको। मूवेबल हो गए जैसे कार दे रहे हैं, कोई चीज चलने वाली जैसे कार दे रहे हैं हम, ये सब चीजें भी दहेज के अंतर्गत ही आती हैं। प्रॉमिस विद रेफरेंस ऑफ मैरिज विल बी डाउरी, मतलब कि अगर आप किसी तरीके का प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ चलिए हम की प्रॉमिस करते हैं कि शादी के कुछ टाइम बाद हम आपको ये गाड़ी देंगे, ये हम आपको प्लॉट देंगे, ये जमीन देंगे, तो वो भी क्या है, एक तरह का कोई प्रॉमिस, वो भी दहेजी है। पर एक इस्लामिक धर्म में एक मेहर होता है, पर वो मेहर डाउरी नहीं होता है, जिसमें वो लड़की को लड़के के यहाँ से पैसा मिलता है, मतलब लड़की वालों को लड़के के यहाँ से पैसा मिलता है, जो होता है मेहर, वो डाउरी नहीं होता है। अगर कोई डिमांड नहीं कर रहा है, ऐसे विदाउट डिमांड देयर इज नो डाउरी, अगर लड़के वालों ने कोई डिमांड नहीं करी और तभी लड़के वाले उसे गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ अपने खुद से पसंद से दे रहे हैं, तो वो दहेज नहीं कहलाएगा, बिना मांग के दिया हुआ सामान या पैसा जो भी है। एक केस हुआ था 1989 में, हर्षवर्धन सिंह एंड गुरशान कौर का केस था 1989 में। एवरी डिमांड विल बी, उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी तरीके की कोई डिमांड हो रही है, छोटी से लेके बड़ी तक, तो वो सारी डाउरी के अंदर ही अंतर्गत आएगी। ये इस केस में बोला गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, काफी फेमस केस है, इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब आते हैं सेक्शन 3 पे। तो सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 बोलता है पेनल्टी फॉर टेकिंग एंड गिविंग डाउरी, कि पेनल्टी की क्या क्या पेनल्टी हो सकती है, मतलब इसने बताया सेक्शन 3 में कि क्या सजा मिलेगी कि अगर आप डाउरी ले रहे हैं या डाउरी दे रहे हैं। फॉर टेकिंग, लेना, या फिर देना, डाउरी को देने में क्या सजा हो सकती है, क्या पेनल्टीज है। तो इसमें जेल होगी, 5 साल से कम की जेल नहीं होती है, और फाइन अलग से 15,000 का देना होता है। This penalty includes imprisonment for a term of at least 5 years and the fine for at least 15,000। मतलब मैंने इसे डेफिनेशन में लिख दिया है, अगर डेफिनेशन में कोई पढ़ना चाहे तो। मैंने इन शॉर्ट ये है कि जेल कम से कम 5 साल तक तो मिलेगी, और फाइन 15,000 तक का मिलेगा अगर आप डाउरी ले रहे हैं या फिर डाउरी दे रहे हैं। मतलब डाउरी लेना भी जुर्म है, डाउरी देना भी जुर्म है, ठीक है। और सेक्शन 4 कहलाता है पनिशमेंट फॉर द डिमांड ऑफ डाउरी, कि अगर आप डाउरी का कोई दहेज की कोई मांग कर रहे हैं लड़के वाले, तो उसमें क्या पनिशमेंट दे सकते हैं, क्या पनिशमेंट होगी। तो उसमें कम से कम मिनिमम 6 months तो अप टू 2 years, मतलब कम से कम 6 महीने से लेके, 6 महीने तो कम से कम है, 6 महीने की जेल तो मिलेगी मिलेगी, अप टू 2 years, 2 साल तक की जेल होती है, और 10,000 रुपए इसमें फाइन होता है अगर आप डाउरी का डिमांड कर रहे हैं तो। इसमें क्या बोला है कि एनीवन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिमांड्स डाउरी फ्रॉम द ब्राइड्स और ग्रूम्स पेरेंट्स और गार्जियंस इज लायबल टू बी पनिश्ड with the imprisonment of a term of not less than 6 months and may be extended to 2 years and the fine which may extend to 10,000। वही चीज को लिखा है कि मतलब अगर आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिमांड कर रहे हैं लड़की से या फिर लड़की ब्राइड, मतलब ब्राइड के लड़की के घर वालों से, या ग्रूम मतलब लड़के के पेरेंट्स से, या फिर उससे फिर गार्जियन से अगर आप डाउरी का दहेज की मांग कर रहे हैं, तो वो भी एक पनिशेबल एक्ट है, उसमें कम से कम 6 महीने की जेल से लेकर 2 साल तक की जेल और 10,000 रुपए फाइन है। बैन ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, सेक्शन 4, मतलब इस सेक्शन जो 4 है उसके अंतर्गत ही दो इसका एक पार्ट है, सेक्शन 4A, बैन ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट पे भी बैन है, जैसे समाचार पत्र, टीवी एड, अन्य विज्ञापन। इसका मतलब है, एग्जांपल से बताती हूँ मैं, जैसे कि किसी के लड़की, कोई लड़की है, ए लड़की है, उसके पापा ने निकाल दिया, और जैसे कि वो मतलब कि उसमें कुछ डिसेबिलिटी है, तो उसने क्या निकाल दिया, अगर आप मेरी बेटी से शादी करेंगे तो मैं आपको 200 गज का प्लॉट दूंगा,
ये उन्होंने न्यूज़पेपर में निकाल दिया, या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे तो मैं आपको एक बंगलो गिफ्ट करूंगा या कार गिफ्ट करूंगा। तो ये समाचार निकालना, ये एडवर्टाइजमेंट करना भी गलत है, इस पे भी बैन है। और इस पे क्या है, जेल कितने साल की है, 6 महीने से लेके 5 साल तक की जेल है, और 15,000 का फाइन है इस पे। फिर आता है सेक्शन 5 पे, डिक्लेयर्स एनी एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वाइड। मतलब सेक्शन 5 कहता है कोई भी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, एग्रीमेंट कि आप डिक्लेयर्स एनी एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वाइड, कि दहेज लेना या दहेज देने में किसी भी तरीके का एग्रीमेंट हो रहा है तो वो भी क्या है, एक जुर्म है, इसके डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल, ए सेड टू बी, इफ यू रेडी टू गेट मैरिड विद माय सिस्टर आई विल गिव यू वर्क लाइक प्रोवाइड यू अ जॉब एंड गिव यू फ्लैट। तो ये भी क्या है, डाउरी। ये मतलब एक कोई लड़की है ए, उसके भाई ने कहा एक लड़के से जो कि बी है, अगर तुम मेरी बहन से शादी करोगे तो मैं कि तुम्हें जॉब दूंगा, मैं तुम्हें एक नौकरी दिला सकता हूँ, एक तुम्हें फ्लैट दे दूंगा। तो ये भी क्या है, एक तरह का एग्रीमेंट हो रहा है इनके बीच में, तो ये भी क्या है, ये भी डाउरी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब सेक्शन 6 पे आते हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है, डाउरी फॉर वुमेन एंड हर सक्सेसर्स। इसका मतलब ये है, अगर जैसे कि कोई लड़के वालों ने दहेज ले लिया, लड़के वालों ने दहेज ले लिया और वो दहेज 3 महीने के अंदर उसके बेटे को या उसके बच्चे को हो जाना चाहिए, वुमेन के किसी भी चाइल्ड को हो जाना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि तो भैया इतने सारे 5 सेक्शन अभी तक ये इसलिए बनाए कि दहेज नहीं लेना है, और कह रहे हैं कि दहेज लेना तो तीन महीने के अंदर, सॉरी मैंने पहले आगे गलत बोला होगा, 3 महीने के अंदर वो अपने बच्चों को ट्रांसफर, मतलब औरत को ट्रांसफर कर देना होता है उस लड़की को जिससे दहेज लिया गया है। ये क्या बात हुई, तो इसका मतलब ये है, अगर जैसे दहेज ले लिया किसी लड़के ने तो उसमें उसको 3 महीने के अंदर, जैसे कोई राम है कोई, उसने, चलो नाम तो नहीं, ऐसे कोई किसी का नाम नहीं लेते किसी को बुरा लग जाए, जैसे किसी लड़का है ए, उस लड़के ने मतलब किसी कोई लड़की है जिससे उसकी शादी हो रही है, उससे उसने ले लिया एक स्कॉर्पियो ले ली। ठीक है, स्कॉर्पियो ले ली तो भैया अब तो ये तो दहेज में कहलाएगा। अगर लड़की ने उसके ऊपर केस कर दिया, लड़के ए के ऊपर, वो तो फंस गया, जाएगा जेल 6 महीने से लेके 2 साल तक तो जाएगा ही जाएगा, 6 महीने तो कम से कम जाएगा ही, और पैसे भी लेंगे 15,000 रुपये। तब क्या करे, तो इस केस में वो क्या कर सकता है, विद इन 3 months ऑफ मैरिज, जब से मिला है, मतलब जब से शादी हुई है, जिस दिन, जैसे कि आज कौन से 22 अगस्त को अगर शादी हुई है, तो 22 अगस्त के 3 महीने बाद तक वो कार अगर उसने अपनी वाइफ के नाम कर दी तो वो दहेज में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो this section says that if dowry received by someone other than bride in connection with her marriage must be transferred to her within a specific time frame। अगर जैसे कि डाउरी ली गई है ब्राइड से या उसके किसी कनेक्शन से, तो शादी के कुछ टाइम फ्रेम तक में वो उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो ये ट्रांसफर कैसे होता है, दिस ट्रांसफर शुड अकर विद इन 3 months। ये ट्रांसफर 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, भीतर हो जाना चाहिए। इफ रिसीव बिफोर, अगर पहले रिसीव हुआ है तो तब भी शादी से, रिसीव डेट, इफ रिसीव बिफोर, शादी के डेट से पहले रिसीव हुआ है तब भी 3 महीने में वो उसके नाम पे हो जाना चाहिए। और इफ रिसीव ड्यूरिंग और आफ्टर द मैरिज, अगर मैरिज के समय या मैरिज के बाद हुआ है तो वो भी 3 महीने के अंदर ही ट्रांसफर हो जाना चाहिए, तो उसकी वाइफ की, उस लड़की की जिससे शादी हुई। डाउरी इज इन द बेनिफिट फॉर वुमेन फॉर और हर चिल्ड्रंस, या फिर उसके नाम होगी, और जो अगर उसके नाम जो चीजें हैं वो उसके बच्चे को ट्रांसफर हो जाएंगी, और हर चिल्ड्रंस, उसके बालकों को। और अगर कोई किसी ने से कंप्लेन कर दिया और कह दी कि नहीं भाई मेरे नाम पे नहीं करा इसने, अपने पास ही रख ली स्कॉर्पियो, इसने तो मुझे दी ना इसने, नहीं, जब क्या करा जाएगा, तो जब पता क्या होगा उसको, उस केस में 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल और फाइन मिलेगा, अलग करना होगा, अलग भरना पड़ेगा 5,000 से लेकर 10,000 तक का। तो भैया बच के रहना, समझ गए बाल को। चलो सेक्शन 7 पे आते हैं। सेक्शन 7 कहता है हु विल हैंडल द हियरिंग, कि मतलब जब ये केस वेस हो रहा है, सब हो रहा है, तो इसको हैंडल कौन करेगा। तो इसके लिए एक होता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एक मैजिस्ट्रेट होता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, और एक होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो ये शायद यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर में आप देखना ये क्वेश्चन आ रखा है कि कौन हियरिंग कौन करता है,
ये डाउरी प्रोहिबिशन के केस के, तो उसमें मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट करते हैं। उसमें ऑप्शन में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट था, तो यही होगा इसका आंसर। और उसके अलावा कुछ ऑप्शन पूछ रहे तो ये भी है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब जो फर्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट्स होते हैं वो। अब जैसे का प्रोसेस क्या होगा, वही पुलिस रिपोर्ट होगी, पहले आपको रिपोर्ट करनी होगी, फिर अपील होगी। तो अपील में रिपोर्ट कर कौन कौन सकता है, तो खुद जो लड़की होगी जिससे दहेज लिया गया वो, लड़की के माँ बाप, उसके रिलेटिव, और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे लड़की किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो वो भी कर सकते हैं कि हाँ मैं उस लड़की की तरफ से वो ऑर्गेनाइजेशन केस दर्ज कर सकती है। अब आता है सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 कहता है नेचर ऑफ क्राइम, मतलब इसके अंदर कैसा क्राइम है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। और इसमें बेल, नॉन बेलेबल, इसमें बेल नहीं मिलती। नॉन वारंट, इसमें धरने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे धर लेंगे तुम्हें। और जेल 3 साल की। और नॉन कंपेंसेशन, और कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलती। और अब 8 के अंदर, धारा 8 के अंदर काफी सारे इसके पार्ट्स हैं। जैसे सेक्शन 8A, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूफ, मतलब जो दोषी है उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। ठीक है। अब दोषी मतलब कल्प्रिट, और एक्यूज मतलब अपराध की जांच। तो वो अपने आप को, उसको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को वो निर्दोष साबित करे। और सेक्शन 8B कहता है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि डाउरी प्रोहिबिशन, ये जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, कौन करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट इन ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है। इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा 8B को। फिर आते हैं हम लोग कि मतलब जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स होते हैं उनको डीपीओ जो होते हैं, डीपीओ की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, इनका वर्क क्या होता है। ये देखते हैं कि जो एक्ट है डाउरी प्रोहिबिशन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। और जो डाउरी है उसको ASAP के, मतलब एज सुन एज पॉसिबल उसको स्टॉप किया जाए अगर कोई ले रहा है तो। प्रोक्योर प्रूफ अगेंस्ट एक्यूज्ड, कि वो एक्यूज मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था, जो दोषी है, जो आरोपी है, उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करे। अगर वो बोल रहा है, कोई जैसे लड़की बोल रही है हाँ भाई मैं दहेज मांग रहा, तो इसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही वर्क करती है, मैंने आपको अभी सेक्शन 8B में बताया। अब सेक्शन 9 और 10 तो बहुत ईजी है। सेक्शन 9 कहता है इम्पावर्स द, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेन पावर है इसके लिए रूल्स बनाने के लिए। रूल कौन बनाएगा, कोई इस एक्ट के, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी इस एक्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। फिर कोई भी अगर चेंज करना होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कोई भी रूल बनाना होगा तो। और सेक्शन 10 कहता है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाएगी। जैसे कि यही 8B में आप जो देख सकते हैं कि जो प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये और ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे इंश्योर कर रहा है इम्पोजमेंट ऑफ एक्ट, की मतलब एक्ट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, इसको रोकना, कि डाउरी को रोको, और जो एक्यूज है उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करो। तो वो सब काम कौन कर रहा है, वो सब काम कर रहे हैं डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त करे गए हैं। तो मतलब यही है कि स्टेट गवर्नमेंट ये देखती है कि जो प्रोहिबिशन एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वो ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये मैंने गाइस आप लोगों को समझाया चैप्टर 1, पहला चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट एक्ट्स रिलेटेड टू वुमेन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर भी लेके आऊँगी, जो कि इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। और यूट्यूब पे बहुत कम कंटेंट होगा जो कि इंग्लिश में बताया गया होगा, ओब्वियसली सारे हिंदी में ही बताए गए हैं, तो मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी। मतलब जब मैंने देखा था तो मैं सोचा चलो न्यू सीरीज़ को चालू करते हैं, इससे इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ी हेल्प हो। इससे मतलब हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो CBSE बोर्ड वाले, क्योंकि मैंने सब हिंदी में ही एक्सप्लेन करा, बस लिखा है इंग्लिश में। ओके, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माई चैनल। थैंक यू।